हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक समाचार पिछले 1-2-3 दिन से चर्चा में है। वह है कि चीन द्वारा 2 छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन के प्रोटोटाइप को उड़ाया गया है। ये जो है घटना कह सकते हो कि 26 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन जो है माओ का चीन में जन्मदिन मनाया जाता है, यानी माओ के जन्मदिन के अवसर पे ये किया गया है। और ऐसे में फिर ये चर्चा में हो गया है कि फाइटर प्लेन की पीढ़ियां क्या होती है, जनरेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर चर्चा में रहता है, तो इस पे हम पूरा समझ लेंगे कि छठी पीढ़ी आई है तो छठी पीढ़ी से पहले तक की जो भी 5 पीढ़ियां, उनके बारे में विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है। दूसरा है, एक अमेरिका का एक वीजा पॉलिसी है, H1B वीजा। इसके तहत जो है अमेरिकी कंपनी, जो खासतौर से जो टेक कंपनियां हैं, प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो है हाई स्किल लेबर फोर्स को या वर्क फोर्स को हायर किया जाता है। स्पेशल छूट दी गई है कि वो उतने अपने पैमाने पर वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनको वो कम्पिटिटिव रूप से बने रहे और उनका काम भी न खराब हो। हालांकि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में एक दक्षिणपंथी धड़ा है जो इसका विरोध कर रहा है, और ये विरोध तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने नए प्रशासन के लिए एक श्री राम कृष्णन जैसे एक भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है अपना AI का एडवाइजर बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइजर बनाया गया है। और ये श्री राम कृष्णन जो है H1B वीजा के प्रबल समर्थक रहे हैं। तो इसको लेकर पूरा डिटेल क्या है, पूरा चीज़ें समझेंगे, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के सबसे प्रमुख सहयोगी एलन मस्क ने कहा है कि वह इस प्रोग्राम को बचाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति क्या हो गई है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है पार्कर सोलर प्रोब। ये 2018 में नासा द्वारा छोड़ा गया सूर्य के परिक्रमा करके उसका उपग्रह करने वाला ये अध्ययन है, प्रोब है। और इसके द्वारा जो है हाल फिलहाल में किसी भी मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य की सबसे निकटतम यात्रा की गई है, और उसके बाद भी ये बच गया है। और उम्मीद है कि 1 जनवरी तक नासा कह रहा है कि 1 जनवरी को इसके द्वारा डेटा प्रसारित किया जाएगा, जिसके जरिए हम सूर्य के कोरोना के बारे में काफ़ी बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि कभी भी मानव निर्मित कोई भी ऑब्जेक्ट उतना करीब तक नहीं पहुंचा है जितना करीब तक ये पार्कर सोलर प्रोब पहुंचा है। तो आइए फिर हम एक एक करके पहले देखते हैं चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान। देखिए, ये 2 विमान है, ये एक इधर और ये चीन द्वारा 2 विमानों को उड़ाया गया है। हालांकि चीन ने नहीं कहा कि हमने कोई छठी पीढ़ी का विमान उड़ाया है या छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन उड़ाया है, लेकिन चीन की जो प्रोपेगेंडा टीम होती है ना, आपको पता है कि माओ से प्रेरित है, माओ में प्रोपेगेंडा ही सब कुछ होता है, मार्क्सवादी विचारधारा में। उसमें जो है चीन ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि छठी पीढ़ी है क्या है, इसकी क्षमताएं क्या है, लेकिन मीडिया और खासतौर से सोशल मीडिया में ये चलने लगा है कि चीन ने छठी पीढ़ी के 2 विमान कर दिया है, भारत ने तो अभी 5वां पीढ़ी भी नहीं बनाया है, अमेरिका में यानी दुनिया में चीन, ये सारी चीज़ें चलने लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं यार, किसी विमान के ढांचे को देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि वो छठी पीढ़ी का विमान है। हालांकि अब यह चर्चा चली गई है, तो हम छठी पीढ़ी के विमान के साथ साथ जितनी भी पीढ़ियों के विमान हैं उनके बारे में जानेंगे। ये जान लीजिए कि ये जो पीढ़ीगत विमान की परिभाषा है, ये अनुमान पे आधारित रहती है, ये कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर चीन ने ये छठी पीढ़ी का किया है तो कमेंडेबल है, नहीं किया है तो भी हम देख लेते हैं, सारे पहलू को जान लेते हैं। तो देखिए, मामला क्यों चर्चा में आया, क्योंकि 26 दिसंबर को माओ के जन्मदिन पर चीन ने हीरे डायमंड आकार के बिना पूंछ वाले डिजाइन वाला विमान को उड़ान भरते हुए दिखाया है। और जैसे ही यह दिखा, मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे हवा में ले लिया, लेते लेते कौवा कान ले गया कि भैया चीन ने जो है छठी पीढ़ी के 2 विमान उड़ा दिए। हम 1 विमान नहीं बना पा रहे, चीन ने छठी पीढ़ी के 2 विमान बना दिए। और ऐसे में यह सबसे बड़ी अटकलबाजी है, क्योंकि किसी भी फाइटर को सिर्फ उसके आकार को देखकर यह कहना असंभव है कि वो वाकई में छठी पीढ़ी का फाइटर प्लेन है। ठीक है। और क्या इसके बारे में है कि वैश्विक सैन्य शक्तियां ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करी हैं, लगातार छठी पीढ़ी के
लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है, जबकि अभी भी 5वीं पीढ़ी के विमान कुछ ही एक देशों में हैं और उसमें अमेरिका के एक दो विमान हैं और रूस के Su-57 को छोड़ दिया जाए। हालांकि चीन का भी J-20 कहा जा रहा है 5th जनरेशन है, माना जाता है। बाकी विमान अभी उस कैटेगरी में नहीं आए जिन्हें मान लिया जाए कि हाँ 5वीं पीढ़ी के विमान एक्चुअल में वो कार्यरत हैं। तो ऐसे में 6ठी पीढ़ी के विमान की बात आ गई है और दुनिया के कई सारे देशों द्वारा 6ठी पीढ़ी के विमान को लेकर अध्ययन भी किया जा रहा है, उन पर रिसर्च भी हो रहा है। जैसे अमेरिका जो है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD पर काम कर रहा है, ये उसका 6ठा वाला विमान है। और अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई है, टॉम हॉक की मूवी आई थी, उसका नाम क्या था, टॉप गन करके आई थी। तो पहली बार जब टॉप गन आई थी तो उसमें F-14 विमानों को दिखाया गया था, उसके नाम से ही वो टॉप गन विमान भी का नाम ही पड़ गया था। इसमें भी एक विमान दिखाया गया है जिसमें टॉम क्रूज उड़ाते हुए दिखाता है Mach 10 के स्पीड पर, यानी ध्वनि के 10 गुना स्पीड पे उड़ाते हुए दिखाता है और अंततः वो विमान तबाह हो जाता है। तो माना जा रहा है कि वो जो चीजें है जिसे वो दिखाया गया है वास्तव में लॉकहीड मार्टिन अमेरिका में उस विमान पे काम कर रहा है। तो अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है 6ठा अमेरिका वाला, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो अमेरिका इस पे काम कर रहा है, काफी हद तक आगे भी बढ़ गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने कई बार चीन के ऊपर से भी यात्रा कर डाली, चीन को पता भी नहीं चला कि उसके ऊपर से कोई विमान गुजर गया है। ठीक है, यूरोप भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर डिफेंस के नाम से अपना प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। इसी तरह से यूके, इटली और स्वीडन टेम्पेस्ट नाम से अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। ब्रिटेन और इटली के सहयोग से जापान क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए FX प्रोग्राम चला रहा है। और इनमें से कई सारे प्रोग्राम के लेकर जो है भारत को न्योता भी है, खासतौर से यूरोपीय वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम को लेकर कि भारत भी इसमें शामिल हो सकता है या टेम्पेस्ट में शामिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इधर फ्रांस भारत का सहयोग है, इधर इटली भी है और दोनों चाह रहे हैं कि भारत भी शामिल हो जाए। हालांकि अभी ये सिर्फ ऐसी चीजें हैं। तो ये चीजें चल रही थी तब तक चीन ने 2 ठो विमान प्रोटोटाइप उड़ा के दिखाया। हालांकि अगर वो प्रोटोटाइप है भी, मान लीजिए 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप है भी, तो भी उसके शामिल होने में कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं, इतना वाला हो गया मामला, तो समझेंगे कि विमानों की या लड़ाई फाइटर जेट्स की पीढ़ियां क्या होती है, जनरेशन क्या होता है। जनरेशन मतलब एक जनरेशन, जैसे आप भी देखो कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन देखते हैं ना कि एक जनरेशन होता है, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, तो उस जनरेशन में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उसे पीछे वाले के साथ नहीं जो है रोकी जा सकती, उसको साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। और इसमें देखा जाए तो सबसे पहले विमान या फाइटर जेट्स की पीढ़ियों की अवधारणा आई थी 1990 के दशक में। 1990 के दशक के बाद ही पीढ़ियों के लिए विमान की जो है जनरेशन के बारे में बात किया जाने लगा। और इसके पहले के जो विमान रहे हैं उनको उसके आधार पे, इसी अवधारणा के आधार पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आदि किया जाने लगा है। लेकिन ये जो पीढ़ी है या जनरेशन है, ये कोई मानक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग 3.5 जनरेशन की भी बात करते हैं, कुछ लोग 4.5 जनरेशन की भी बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन के सारे विमान एक जैसे हों। अभी आप देखेंगे जब 4th जनरेशन की, जैसे अगर हम अपनी बात देखें, हमारे यहाँ पे जो विमान है अभी वो 4th जनरेशन के ही हैं। कुछ लोग उसे राफेल को 4.5 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, 4th जनरेशन में F-14 भी आता है, 4th जनरेशन में राफेल भी आता है, जो कभी भी F-14 राफेल से तुलना नहीं कर सकता है। 4th जनरेशन बल्कि 4.5 जनरेशन में F-16 भी आता है और उसको हमारा MiG-21 मार गिरा है, जिसको 3.5 जनरेशन का मानते हैं। तो ये कोई बहुत फिक्स वाला चीज नहीं है, कई सारे पहलू पर है। फिर भी हम आइए एक एक करके इनको हम देखते हैं। देखिए, पहला है कि इन पीढ़ियों का विचार अनुमान के रूप में किया जाता है, न कि किसी विमान की क्षमताओं के सौरपरी निर्धारक के रूप में। एक ही पीढ़ी के सभी विमान समान नहीं होते हैं और किसी भी देश की हवाई क्षमताओं का माप केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसके पास किस पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। जैसे एक ट्रेंड सोल्जर, जैसे हमारा मार्कोस हो या नेवी सील हो अमेरिका का, वो ट्रेंड सोल्जर हाथ से वो कुछ कर सकता है जो नॉर्मल आदमी बड़े AK-47 या और भी उससे ज्यादा हाइपर जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके शायद न कर पाए। तो ये अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी तकनीक का, क्षमता का, मशीनों का अपना योगदान होता है। और ऐसा नहीं है, ये योगदान तब होता है, पीढ़ीगत बदलाव तब कहा जाता है जबकि कुछ विशेषताएं
बिल्कुल अलग हो जाती है और उसको उस पीढ़ी में रखने में दिक्कत होती है, तब मान लिया जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ गई। और अब तक ऐसी 5 पीढ़ियां पूरी तरह से वर्किंग हैं। छठी पीढ़ी पर आपने चीन का सोशल मीडिया और इस तरह का वो देखा है और रिसर्च चल रहा है। एक्चुअल में अभी देखा जाए तो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि छठी पीढ़ी का प्रोटोटाइप भी आया है या नहीं आया है। देखिए, ये दुनिया का पहला जो है जापान की विमान है मेसर्सचिट मी 262। इसे दुनिया का पहला फाइटर जेट कहा जाता है, यानी फर्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट पहली बार बनाया था जर्मनी ने, और इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि इसके पहले के विमान पिस्टन वाले, उसमें पिस्टन वाला इंजन लगा था, इसमें जेट इंजन लगना शुरू हो गया था। हालांकि ये अभी भी सब सोनिक स्पीड से ही उड़ते थे, यानी कि ध्वनि की गति से कम स्पीड से ही उड़ते थे। 330 मीटर पर सेकंड यानी 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम ही स्पीड से ये उड़ते थे। और इनके द्वारा जो बहुत ही बेसिक इसमें एवियोनिक्स था, आत्मसुरक्षा का कोई इसमें व्यवस्था नहीं थी। और इसमें इस पीढ़ी के केवल अंतिम जेट में जो सबसे एडवांस इस पीढ़ी का जेट था, उसमें हल्का फुल्का जो है रडार सिस्टम इसमें हुआ। ये मशीन गन या तोपों और बिना निर्देशित बम से अपना काम कर लेते थे, और ये नजदीक दृश्य सीमा में ही लड़ाई कर सकते थे, यानी जहां तक दिखाई दे रहा है। और ये रात में उड़ान भरने में सक्षम नहीं होते थे। इसमें मेसर्सचिट M262, नॉर्थ अमेरिकन 5867, निकोयान गुरुवेच, MiG-15, हाकर हंटर जैसे विमान प्रथम श्रेणी के विमान माने जाते थे। दूसरी पीढ़ी के विमान जो है 1955 से लेकर 1970 के दशक में आए, और इस पीढ़ी में गति भी बढ़ा, हथियार और एवियोनिक्स के मामलों में भी सुधार हुआ। देखिए, ये MiG-21 जैसे विमान इसमें आने शुरू हो गए थे। इसमें जो है इंजन में जेट के साथ आफ्टर बर्नर भी लगा, स्वेप्ट विंग्स भी लगा, जिसके बाद विमान पहली बार अगर समतल उड़ान भर रहे हैं, सीधी उड़ान भर रहे हैं, तो सुपरसोनिक स्पीड भी पकड़ सकती है कुछ समय के लिए। यानी कि ये विमान पहली बार सुपरसोनिक आ गए। अब सुपरसोनिक को उसमें नहीं रख सकते थे, इसलिए ये आगे आया। और भी इन लड़ाकू विमानों में सबसे पहले फायर कंट्रोल रडार और सेमी एक्टिव गाइडेड मिसाइल भी इसमें लगाए गए। और ये कर देखा जाए तो रडार चेतावनी रिसीवर भी आ गए, जिसके साथ ये पायलट जो है जवाबी कार्रवाई देने में भी सक्षम हो गया। ये हवा से हवा में लड़ाई की बहुत सीमा बढ़ गई। अधिकांश युद्ध अभी भी दीर्घ सीमा में होते थे, हालांकि पायलटों के पास बहुत सटीक स्तर पर निशाना लगाने की क्षमता इसमें आ गई थी। इसमें MiG-21F, सुखोई Su-9, लॉकहीड मार्टिन का F-104, रिपब्लिक F-10 फिर थंडर चिप और सुखोई 7B जैसे विमान इसमें शामिल हो गए। यानी MiG-21 हम F अभी भी उड़ाते हैं। इसका यानी दूसरी पीढ़ी का एडवांस चरण जो है, उससे हमने हमारे अभिनंदन ने 4.5 पीढ़ी वाला F-16 को ही मार गिराया था। तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान 60 से 70 के दशक में आए थे। देखिए, 55 से 70 में दूसरी पीढ़ी भी चल रहा था और तीसरी भी पीढ़ी चल रहा था। दूसरी और तीसरी के बीच 4 मुख्य अंतर दिखाई देते हैं। इनमें देखा जाए, सबसे पहले ये जो विमान है ना, इनके डिजाइन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ, और इसमें एकीकृत इंजन और एयर फ्रेम असेंबली में बदलाव एक साथ हुआ। लड़ाकू विमानों की पहली पीढ़ी थी जिसने बहु भूमिका क्षमताएं, मल्टी रोल भूमिका निभाने लगे। ये हवा से हवा लड़ाई भी करते थे, मशीन गन भी चलाते थे, जो है बम भी गिराते थे। यानी जो अलग अलग भूमिका थी, बम्बर वो सब मल्टी रोल ये लड़ाई इसमें भूमिका इसमें होने लगी। तो यानी स्पष्ट मल्टी रोल भूमिका इसमें दिखाई देने लगी तृतीय पीढ़ी की विमानों में। और अब ये हवा से जमीन पर भी मार करने वाले मिसाइलों से ये सक्षम हो गए। इनमें लेजर गाइडेड निर्देशित बम थे, यानी लेजर से गाइड करके एक बार छोड़ दिया जाता तो वहीं पे जाके सटीक निशाना लगाते थे। इसमें हथियारों की एक बहुत व्यापक रेंज थी। ये दृश्य सीमा से परे, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां तक पायलट देख सकता उससे दूर भी ये हवा से हवा में मार करने वाले युद्धक क्षमता से ये युक्त हो गए थे। इसमें बढ़िया फायर कंट्रोल रडार था, गाइडेड मिसाइल थी, सामरिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली थी, और इसमें इंजन में भी बेहतर सुधार किया गया। इसमें टर्बोफैन लगे। इसमें देखा जाए तो मैकडॉनल्ड डगलस F-4 फैंटम, MiG-23, हाकर मिडली कैरियर जैसे विमान इसमें आने लगे। चौथी पीढ़ी का विमान 1970 से 2000, लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी देखा जाए तो विभिन्न जो है सेनाओं में ये प्रमुख रूप से उसके बैकबोन के रूप में जो है काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं अभी बताऊंगा कि कुछ ही देशों के पास तो 5वीं पीढ़ी के विमान हैं,
ठीक है। और भारत के लिए तो यही पीढ़ी, अभी भारत की जितनी भी जो है फाइटर प्लेन स्ट्रेंथ है वो इसी पीढ़ी की है, ठीक है। देखिए चौथी पीढ़ी सबसे लंबी है, इसमें बड़ा वेरिएशन है। जैसे F-14 है, जो टॉम क्रूज की पहली फिल्म आई थी टॉप गन, उसमें जो यूज हुआ था विमान F-14 है। और इसी में ही रफाल है जो 4.5 पीढ़ी है, जिससे कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल कहीं नहीं टिकेगा F-14 रफाल के आगे। लेकिन है तो दोनों चौथी पीढ़ी में आते हैं। और ये सही मामले में मल्टी रोल भूमिका निभाने वाले विमान केवल इसी पीढ़ी के साथ उभरे थे, चौथी पीढ़ी के साथ। इस विमानों की खास बात है कि ये फ्लाई बाय वायर हो गए थे, ये अंदर से जो है कंप्यूटर द्वारा ये नियंत्रित होने लगे थे, जिससे कि विमान की जो है उसकी वजन में कमी हुई तो मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ी, लोड ले जाने की क्षमता बढ़ी, और साथ ही साथ इसको पायलट ज़्यादा अच्छे तरीके से मैन्यूवर करके और सटीक तरीके से आक्रमण कर सकता है। साथ ही में इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रगति के साथ लड़ाकू विमानों में भी आधुनिक मानकों के अनुसार उच्च तकनीक ये बन गए थे। कई तरह के इसमें एवियोनिक्स आए, हेड अप डिस्प्ले हुए, जो पायलट के जो है कहते हैं ना कि उसको क्या हेलमेट में, और जो विमान के उस पे जो शीशा था उसको क्या कहते हैं कैप, उस पे भी चलने लगे थे। और ये सारी चीजें इसमें शामिल होने लगी। यह लड़ाकू विमानों की पहली पीढ़ी थी जिसने कुछ न कुछ स्टेल्थ सिद्धांत भी, जैसे राफेल में काफी कुछ स्टेल्थ सिद्धांत क्या होता है कि रडार से वो अपने आप को बचा के रखे, यानी ऐसे मटेरियल का प्रयोग होने लगा था जो रडार द्वारा इमिटेड जो भी किरणें होती है उसको एब्जॉर्ब कर ले या उसको डाइवर्ट कर दे, जिसका कम से कम हिस्सा जो है वहां तक पहुंचे रडार का। इसमें देखा जाए तो F-14 टॉमकैट है, F-16 फाइटिंग फाल्कन है जो कि अमेरिका का सबसे फेमस जहाज माना जाता है, उसके बैकबोन माना जाता है उसके नेवी एयरफोर्स का। हालांकि उसमें F-35 F-22 जो है 5th जनरेशन फाइटर है, लेकिन अभी भी F-16 उसका है। F-18 सुपर हार्नेट है। Su-30 ये रूस का, भारत का, चीन का, दुनिया के ज़्यादातर देशों का ये बहुत बड़ा है। सुखोई जिसे बोलते हैं, सुखोई 30। चेंगडू J-10 ये चीन का है, 4th जनरेशन फाइटर। Su-35 है, ये भी रूस का है, हालांकि इससे बेहतर Su-30 है। टाइफून है, यूरोफाइटर टाइफून है, ग्रिफिन है, तेजस LCA है जो भारत का है। ये सब जो है चौथी पीढ़ी के, और राफेल जो है फ्रांस का दवियानस का जो हमने लिया है राफेल, वो सब इसी श्रेणी के जहाज माने जाते हैं। और ये अभी तक दुनिया की सेनाओं के, वायु सेनाओं के बैकबोन है। अगला जो है पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, वो 2000 बाद के आए थे, और पहला एक्चुअल में काम करना तो शुरू हुआ था 2005 के बाद, जब F-22 रैप्टर जो इसकी ये दिखाई दे रही है डिजाइन है। इसके विमानों में जो खास बात ये थी कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ थे, और एक हाई एकीकृत एवियोनिक्स सिस्टम को इसमें थे जो पायलट को युद्ध क्षेत्र में पूरी तस्वीर, यानी पूरे युद्ध क्षेत्र का वो डेटा कंप्यूटर से बना के पायलट के सामने उपस्थित हो जाता था। और ये स्टील्थ ये थे कि अगर देखा जाए तो ये और नेटवर्क क्षमता, जो एक विमान से दूसरे विमान में लगातार ये संपर्क में रहते थे। इसकी स्टील्थ क्षमता जो F-22 रैप्टर है, जो अमेरिका किसी को नहीं देता है, और देखा जाए तो वास्तव में वो पहला स्टील्थ माना गया था अमेरिका जो है वो रैप्टर, उसकी ये है कि वो बहुत ही छोटा, रडार पे उसको एक छोटे से कीट या पक्षी के बराबर उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है, और वो इतना तगड़ा है कि उसके उन्नत एवियोनिक्स सूट की जब तक कोई दुश्मन विमान उसको पहचान करेगा तब तक उसको वो मार गिराता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका रख रखाव इतना महंगा है कि ज्यादातर देश, अमेरिका भी इसको पूरी तरह से, यानी उसके साथ वो कुछ और भी यूज करता है, लेकिन ये रखता है स्टेल्थ के कारण कि दुश्मन देश की सीमा में जाके घुस के मार के और चले आओ, ठीक है। इसके साथ साथ और भी विमान वो F-16 F-14 आदि विमानों को भी लगाता है। हालांकि इसकी महंगाई को देखते हुए उसने लॉकहीड मार्टिन ने F-35 लाइटनिंग बनाया था जो वही क्षमता देता है, लेकिन उसको कम करके, और अमेरिका दुनिया के ज्यादातर देशों में F-35 का यही वर्जन वो बेचता है। उसने भारत को भी ऑफर किया है, लेकिन भारत कहता है F-22 देना हो तो दे दो, नहीं। जबकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो एक एडवांस वर्जन अपने सेना में शामिल नहीं करता है वो उसे नहीं देता है। यानी कि अमेरिका अगर F-22 किसी को देगा वो तब तक नहीं देगा जब तक कि 6th जनरेशन उसके सेना में पूरी तरह से शामिल न हो जाए। अब देखते हैं अगर वो F-22 देने के लिए तैयार हो जाए ट्रंप, तो ये मान लीजिए कि फिर
उसके पास 6th जनरेशन आ गया है, भले वो बताए चाहे न बताए। ठीक है, अभी देखा जाए तो F-22 F-35 अमेरिका के पास 5th जनरेशन है। रूस का सुखोई 57 है, यह भी रूस ऑफर किया है भारत को देने के लिए। चीन का चेंगडू J-20 है, वो परिचालन में है, जिसने चीन को जो है अमेरिका उससे खरीदने की हालांकि वो जो चीन वाला है वो J-35 एक ऐसे F-35 का कॉपी, चाइनीज कॉपी J-35 है, वो देने की कोशिश कर रहा है। टर्की आदि के पास भी है, लेकिन देखिए बेसिकली यही 3-4 विमान हैं, Su-35, Su-57, F-22, F-35 और चेंगडू J-20, इसी को ही माना जा रहा है। और भारत भी अपनी 5वीं विमान जो उसका एमका है, एडवांस मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट, उस पर जो काम कर रहा है वो भी 5वीं पीढ़ी का ही विमान है। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, ये इस पे सारे देश काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि 6ठी पीढ़ी का विमान किस तरह से काम करेगा। हालांकि उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं, जिनको लोग कहते हैं कि ये होगा, तब इसे माना जाएगा कि 5वीं पीढ़ी से बिल्कुल अलग है, तब इसको एक अलग पीढ़ी में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए उसमें उन्नत स्टील क्षमता हो, स्टील क्षमता तो हो, अभी 5वीं पीढ़ी में भी है, लेकिन उसमें और बेहतर उन्नत स्टील क्षमता हो, यानी जिसको लगभग अदृश्य हो जाए। अभी F-22 रैप्टर थोड़ा सा तो दिखाई देता ही है रडार सिस्टम पे, भले पक्षी के आकार का दिखाई देता है, ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल ही ना दिखाई दे। जैसे चीन का J-20 है ना, उसको हमारा सुखोई देख लेता है, सुखोई 30 MKI का रडार उसको आसानी से देख लेता है, इसलिए उसको लोग कुछ लोग मानते हैं कि वो सही माने में तो वो 5th जनरेशन है ही नहीं। AI का एकीकरण हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो वो वास्तव में उसमें इंटीग्रेटेड हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो पूरी तरह से समायोजित हो, हाइपरसोनिक क्षमताएं हो। अभी तक जो जहाज हैं, चाहे 4th जनरेशन हो, मतलब जितने भी रहे हैं, वो सब के सब सुपरसोनिक से उड़ते हैं। एक माना जाता है कि हमारा MiG-21 जो है वो भी 2.5 मैक तक जाता है, 2.5 से 3 मैक, 2.9 मैक तक जाता है, जिससे माना जाता है कि वो शायद सबसे तेज उड़ता हो। ठीक है, हमारे एयरफोर्स पायलट बोलते हैं कि वो सबसे तेज उड़ने वाला जहाज है, लेकिन फिर भी 5 मैक तक तो कोई नहीं है, मतलब 3 मैक तक नहीं है। ये जो होना चाहिए, अगर 5 मैक से ज्यादा तेज स्पीड से उड़े, तब समझ लीजिएगा कि आप उसको एक एडवांस पीढ़ी मान सकते हैं। तो उन्नत स्टील क्षमता हो, AI एकीकरण हो, हाइपरसोनिक क्षमता हो, यानी 5 मैक से ज्यादा की गति हो, निर्देशित ऊर्जा हथियार हो, यानी लेजर हथियार चलाने में अगर वो सक्षम हो, नेटवर्क केंद्रित युद्ध हो, यानी विभिन्न सारे जहाज आपस में एक नेटवर्क से जुड़े हों और वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और आपस में भी काम कर सकते हैं, और बिना मानव के और मानव रहित और मानव दोनों के साथ, यानी पायलट के साथ और बिना पायलट के साथ वो काम करने में अगर वो सक्षम होंगे, तो ये सारे कुछ गुण हैं अगर किसी जहाज में रहेंगे, तो आप मान लीजिएगा कि वो 6ठी पीढ़ी के जहाज है। अभी चीन के जहाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, केवल डिजाइन देखने से लग रहा है, क्योंकि उसका टेल नहीं है, पूंछ नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम आपको दिखाएं, इसमें देखिए पूंछ नहीं है पीछे, और 5वीं पीढ़ी में पीछे पूंछ है, तो ये पूंछ नहीं होने का ही सिर्फ एक उसमें दिखाई दे रहा है, बाकी और कोई खास अभी चीजें उसने बताई ही नहीं है, न उसको किया है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है H-1B वीजा कार्यक्रम। यह अमेरिका का एक वीजा प्रोग्राम है, जिसके तहत अमेरिकी टेक कंपनियां अपने लिए जरूरी वर्कफोर्स को बाहर से, यानी प्रवासियों से ला सकती हैं और अपने यहाँ पे काम करा सकती हैं, जो कि सामान्य वीजा प्रक्रिया के तहत वो नहीं हो पाता है। अमेरिकी सरकार अपने क्षमता के लिए कुछ निर्धारित करता है कि भाई इतने हर साल लाया जा सकता है। अगर पिछले साल के आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो 4 लाख से ज़्यादा H-1B वीजा पे लोग कार्यरत हैं, जिसमें से लगभग 70% लोग जो है, करीब 3 लाख के आसपास भारतीय कार्मिक जो है उसको कर रहे हैं। और इस H-1B वीजा के तहत जो पिछले साल का आंकड़ा है कि जो एक एवरेज जो है सैलरी मिलती है वो $1,18,000, यानी आप देखो तो तकरीबन यहाँ के 1 करोड़ रुपए सालाना का एवरेज आता है। तो ऐसे में ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि भारतीय लोग इतना रह रहे हैं। अभी क्यों विवादित हो गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो है डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक भारतीय मूल के व्यक्ति श्री राम कृष्णन को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइजर नियुक्त किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति को लेकर एडवाइजर नियुक्त किया है, जो कहीं ना कहीं H-1B वीजा के समर्थक रहे हैं, जबकि वहां पे एक दक्षिणपंथी विचारधारा है जो ये कह रहा है कि हमें H-1B वीजा को रोककर उन नौकरियों को अमेरिकी लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वह एक बेहतर नौकरी होती है और सस्ते के लिए वह
प्रवासी लोगों को दिया जाता है। आइए चलिए देखते हैं क्या पूरा मामला है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, H1B वीजा को लेकर एलन मस्क और अमेरिका के अन्य दक्षिणी संस्थाओं के बीच ऑनलाइन विवाद के बीच निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें हमेशा से H1B वीजा पसंद रहा। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह H1B वीजा के समर्थक हैं और ये H1B वीजा भारत और अन्य देशों के अत्यधिक कुशल तकनीकी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने में सक्षम बनाता है। जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने से वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक विवाद का एक नया विषय बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि अमेरिका के दक्षिणपंथी तर्क दे रहे हैं कि H1B वीजा मूल अमेरिकियों के लिए अवसरों को कम करता है, जबकि टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क कहते हैं कि H1B वीजा कार्यक्रम के वो विस्तार की वकालत करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक रहकर इस H1B वीजा कार्यक्रम के लिए लड़ेंगे, यानी इसको चलायमान रखने के लिए वो लड़ाई करेंगे। तो कार्यक्रम क्या है? तो देखिए, अमेरिका श्रम विभाग कहता है कि H1B वीजा कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में गैर अप्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए उच्च स्तर के कौशल और कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। यानी ये ऐसा प्रोग्राम है जो नियोक्ताओं को मदद करता है ऐसे श्रम बल को रखने में जो श्रम बल उन्हें आसानी से अमेरिका में उपलब्ध नहीं हो पाता है या उपलब्ध होने पे बहुत ज्यादा उनको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन बेसिकली ये नहीं हो पाता है, ये कीमत चुकानी पड़ती है क्यों कहा जाए। ठीक है, इसके जरिए जो है देखा जाए कि अमेरिकी सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए H1B वीजा की कुल निर्धारित करता है कि 65,000 तक दे सकते हैं। हालांकि 20,000 अन्य लोगों को दिया जाता है जो अमेरिकी संस्थान में मास्टर डिग्री या उच्चतर डिग्री प्राप्त किए हैं। 65,000 वो, 20,000 ये। बाकी अगर किसी शिक्षा संस्थान में कोई काम कर रहा है, कोई NGO में काम कर रहा है, किसी सरकारी संस्थान में अगर कोई काम करने की जरूरत पड़े तो वो H1B वीजा के लिमिट से बाहर, यानी वो H1B वीजा दिया जा सकता है लेकिन वो उसके लिमिट वाला जो है 85,000 वाला, 65 प्लस 20 वाले, उसमें से वो बाहर रहता है। बहस कैसे शुरू हुई? तो देखिए, एक कट्टर दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्ति है लारा लूमर। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हमारे भारतीय मूल के एक व्यक्ति श्री रामकृष्णन को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइजर नियुक्त किया गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा यह अमेरिका का मेगा जो है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो मागा है उससे अलग है और इसकी आलोचना की क्योंकि ये कृष्णन अमेरिका में अधिक कुशल अप्रवासियों के लाने की क्षमता के पक्षधर रहे हैं और लारा का कहना है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं है। जबकि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ने विदेशी श्रमिकों के लाने के तकनीकी उद्योग की आवश्यकता को बचाया है और ये एक तरह से पूरा बहस में बल गया है। और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसके समर्थक है। वो खुद ही अपने प्रॉपर्टी यानी अपने बिजनेस में उन्होंने कई H1B वीजा लोगों को रखा है और ये अमेरिकी बिजनेस के लिए ये महत्वपूर्ण है। बहस क्या है? बहस ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तकनीकी उद्योग के अन्य लोग हैं तो प्रौद्योगिकी कंपनी कहते हैं कि वो कुशल श्रमिकों के लिए H1B वीजा को समर्थक है जिनको भरा नहीं जा सकता है या जिनके लिए हाई स्किल चाहिए वो वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाता। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अमेरिकी नागरिकों को कम आंकना है कि अमेरिकी नागरिक उस क्षमता के नहीं है कि उस काम को कर सकते हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं अमेरिकी व्यवस्था के, अमेरिकी जो विचार है उसके खिलाफ है। भारतीयों के कार्यबल के लिए महत्व देखा जाए तो हमें भारतीय वीजा धारक में अधिकांश भारतीय ही रहे हैं। मार्च में जो आंकड़ा आया है 3,86,000 H1B वीजा वाले काम कर रहे हैं जिसमें से 72.3 या 2,79,000 भारतीय पास थे। चीनी इसके बाद दूसरे हैं जो 11.7 हैं और सभी वीजा धारकों में H1 वीजा में 65% कंप्यूटर के हैं, आर्किटेक्चर के 9.5 और शिक्षा के 6। यानी देखा जाए तो ये सारे स्किल लोग ही हैं और इनको पिछले साल औसतन $1,18,000 का जो है एक तरह से इनको वेतन मिला है। इसमें 85 से गुणा कर दे तो लगभग 1 करोड़ सालाना का जो है उनको वेतन एवरेज रूप से मिलता है। यानी अगर भारत के 2,97,000 हैं तो 2,97,000 करोड़ रुपए हमारे भारतीयों को वहां पे H1B वीजा के रूप में मिल रहा है और उसमें अच्छा खासा जो है यहाँ रेमिटेंस के रूप में भी आता है। तो इसलिए हमारे लिए महत्व है, लेकिन अब वहां पे विवाद है तो उसको क्या कह सकते हैं, होने दो विवाद। तीसरा मुद्दा है पार्कर प्रोब का सूर्य के सबसे निकट तक की यात्रा। यानी पार्कर प्रोब जो है, सोलर पार्कर प्रोब या पार्कर सोलर प्रोब जो है, यह सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक प्रोब मिशन है। इसके द्वारा सूर्य के मतलब ये
पहला ऐसा मानव निर्मित वस्तु बन गया है जो सूर्य के सबसे निकट की दूरी तय किया है, लगभग 61 लाख किलोमीटर या 6.1 मिलियन किलोमीटर। अब कहेंगे कि इतना दूर है, ये बात नासा के एक साइंटिस्ट ने कहा कि आप कह सकते हैं कि ये तो 61 लाख या 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी के दूरी के बीच को तुलना करें कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, जिसे आप 1 मीटर मान ले, तो ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर दूर से, यानी कि देखा जाए कि सूर्य पृथ्वी का जितना दूरी है उसके सिर्फ 4% दूरी के आधार से कम दूरी पर यह सूर्य के करीब गया था। और 26 दिसंबर को जब ये गया था तो उसका कुछ देर के लिए संपर्क टूट गया था, लेकिन बाद में फिर संपर्क आ गया। 26 या 24 जनवरी को गया था, छूट गया था। 26 दिसंबर को छूट गया, जब करीब गया था तो संपर्क टूट गया था। 26 दिसंबर को फिर संपर्क आ गया है और इससे रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। नासा को कहना है कि एक तारीख के आसपास, 1 जनवरी को ये रिपोर्ट हमें मिल जाएगा और इससे हमें पता चलेगा कि सोलर इकोलॉजिकल सिस्टम, खासतौर से उसके कोरोना के बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलेगी, क्योंकि इतना करीब से कोई भी प्रोब अभी तक या मानव निर्मित कोई भी वस्तु वहां पे नहीं पहुंच पाई है। अगर हम देखें कि नासा के वैज्ञानिकों ने 28 दिसंबर को घोषणा की थी कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के अब तक के सबसे करीब से गुजरा है और ये सिर्फ 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा है। और अगर इसको किलोमीटर के आधार पर अगर तुलना करें तो ये मान लीजिए कि ये सूर्य के और पृथ्वी की दूरी के लगभग सिर्फ 0.4% दूरी से जो है ये गुजरा है, यानी कि इसने काफी करीब से, इतना करीब कि इतना कोई भी मानव निर्मित वस्तु वहां तक नहीं पहुंची है। ये क्या है? 2008 में नासा द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसे लिविंग विद स्टार पहल कार्यक्रम का यह हिस्सा है, यानी हमारे सूर्य के साथ। इसका उद्देश्य है कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली में उन पहलुओं का पता लगाना है जो पृथ्वी पर जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसका अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 4 उपकरण सूट लगे हैं। इसमें जो इसका मेन वो है कि यह अंतरिक्ष पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, खासतौर से जिसका पृथ्वी के जीवन और प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकता है। और 2018 से अब तक ये लगभग सूर्य की 21 बार परिक्रमा कर चुका है और 6 लाख से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इतना करीब जाने से बच कैसे गया? देखिए, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब आने वाला मानव निर्मित वस्तु है। हालांकि जब ये उसके करीब आया था 24 दिसंबर को, तो वहां पे इसके बाहर तट का तापमान जो है 1377 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और कुछ समय के लिए तो संपर्क टूट गया था, लेकिन 26 दिसंबर को पुनः संपर्क आ गया। अब ये बचा कैसे? तो कुछ लोगों का कहना है कि, कुछ लोगों का नहीं, जो विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें कार्बन कंपोजिट मटेरियल लगा हुआ है, जो ज़्यादातर जो री एंट्री व्हीकल्स होते हैं जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हैं उसमें लगाया जाता है और ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने में सक्षम होता है। तो 1377 तापमान है और साथ ही साथ इसके साथ वो अपने साथ वो पानी भी ले गया है, जो अपने जो सोलर पैनल है उस पर पानी छिड़क के ही वो उसको वाष्पित करके उसको ठंडा रखने का भी काम ये कर लेता है। इससे क्या फायदा होने वाला, महत्व क्या है? तो देखिए, नासा कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को पार्कर प्रोब उसकी स्थिति के बारे में विस्तृत टेलीमेट्री डेटा भेज देगा। और नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर जूलिया स्टारबच कहती हैं कि पार्कर सोलर प्रोब से प्राप्त माप हमें सूर्य और उसके विस्तारित वायुमंडल के व्यवहार के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों को जवाब देने में मदद करेंगे, जो अंतरिक्ष युग की शुरुआत से ही हमारे पास हैं। जैसे क्या प्रश्न है? जैसे प्रश्न ये है कि हमारी जो सूर्य का बाहरी वायुमंडल कोरोना है वो इतना गर्म क्यों है? वहां पे अक्सर तापमान जो है 1 से 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इससे हमें पता चलेगा। साथ ही में जो वहां से निकलने वाली सोलर फ्लेयर हैं उनके बारे में भी हमें बेहतर समझ मिलेगी। देखिए, जो सोलर हवाएं हैं, फ्लेयर होती हैं, आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, हमारी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन अगर कई बार नहीं हो पाती हैं तो वो एक ओरालिसिस के रूप में हमारे यहाँ दिखाई देती हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में रोशनी के रूप में। इसका प्रभाव कई बार ये होता है कि ये हमारी जब अगर मजबूत सोलर फ्लेयर अगर धरती के वातावरण में आ जाती हैं तो हमारे बिजली ग्रिड, उपग्रहों और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकती है। ऐसे में सोलर फ्लेयर के बारे में, कोरोना के बारे में सूर्य के हमें जानकारी जानना महत्वपूर्ण है और
यह उसको बहुत बेहतर तरीके से दे सकता है, क्योंकि इससे करीब कोई और मानव निर्मित वस्तु या उपकरण अभी तक सूर्य के इतने करीब नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में अब 1 जनवरी के बाद नासा का कहना है कि 1 जनवरी को अगर आंकड़े आएंगे उसके बाद जैसा जो होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।